ओके, तो बेसिकली हम पूरा डिटेल में जाएंगे। आज मैं ट्राई करूंगा जितना भी कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का और बाकी जितना भी थ्योरी पार्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का उसको हम कंप्लीट करेंगे ये क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में, कल वाले क्लास में हम 13.2 का सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला था आप लोगों को प्रोबेबिलिटी को 6 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, तो 6 क्लास लेके एक्सरसाइज के लिए एक दिन और उसका कॉन्सेप्ट के लिए एक दिन, ऐसा करके 6 दिन में हम प्रोबेबिलिटी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज थर्ड डे है प्रोबेबिलिटी का, डे 3 of revision, and where we will discuss about the multiplication theorem on probability. So what is that multiplication theorem on probability? हम वन बाय वन थोड़ा देखते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने कुछ सीखा था। फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी we know that from conditional probability we know that कि जब हम probability of E by F निकालते थे तो वो होता था probability of E intersection F divided by probability of F। ठीक है, और जब हम probability of F by E निकालते थे तो वो होता था आपका probability of वही F intersection E और E intersection F divided by probability of E। तो बेसिकली ये सब कुछ हमने सीखा था कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारा 13.1 था। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ सीखा था कि E बाई एफ जो होता है वो E इंटरसेक्शन F बाई एफ होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो होता है F बाई E जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता है। मतलब दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। दो इवेंट जब हम लेते थे E बाई एफ, तो E का जो इवेंट है दैट इज जिसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना रहता था, और F जो इवेंट होता था जिसका प्रोबेबिलिटी दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, वो जो इवेंट है वो पहले से अकर हो गया रहता था। समझ में आ गया? तो ये दोनों हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे हमने बोला गया था रेस्ट्रिक्शन क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था प्रोबेबिलिटी ऑफ E मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सबका क्लियर था। तो अभी इसको पार्ट को लेके हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जब हम इन दोनों पार्ट को कंपेयर करेंगे, लेट दिस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ F मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, ऐसा होगा पहला वाला में। या फिर ये पहला इक्वेशन से हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन से अगर कंसीडर करेंगे तो वही E इंटरसेक्शन F और F E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E जो होता है E इंटरसेक्शन F भी वही होता है। तो मैं F इंटरसेक्शन E को छोड़ के हम लिख रहे हैं E इंटरसेक्शन F। दिखाई दे रहा है ना अनुष्का, प्रियांशु? इज इट विजिबल क्लियरली द केस? यस सर। ओके, तो E इंटरसेक्शन F जो हो गया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E। तो ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट को और समझेंगे थोड़ा कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता क्या है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे बेसिकली हम मल्टीप्लाई करके उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अप्लाई किए थे, बट जब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिए तो वो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या ये क्लियर है सबका? तो मल्टीप्लिकेशन ऑन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में होता क्या है कि E इंटरसेक्शन F जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली ये अकर हो रहा है। साइमल्टेनियसली टू इवेंट्स का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। साइमल्टेनियसली दो इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। आ गया समझ में? तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको E का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। उसके बाद E हो जाने के बाद फिर हम F का निकालेंगे when E has already been occurred। चेक कर लो, that is the formula for multiplication theorem on probability। ध्यान से बच्चों, probability of E intersection F, that is simultaneously दो इवेंट का हम probability जब निकालेंगे, E intersection F
ई इंटरसेक्शन एफ मतलब हम साइमल्टेनियसली दोनों का एक साथ में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द साइमल्टेनियसली इवेंट का प्रोबेबिलिटी, देन द फॉर्मूला विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जब पहला इवेंट हो गया, when P has already been occurred, then we have to find out probability of F। समझ में आ गया? मतलब एक इवेंट होने के बाद फिर हम दूसरा इवेंट का निकालेंगे, जबकि पहला वाला ऑलरेडी हो चुका होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो इवेंट्स होते हैं ये डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी, इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इवेंट्स। इज दैट क्लियर बच्चों? अभी के लिए हम पहले डिपेंडेंट इवेंट्स का पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद जाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब रहता है तब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, ये जो डिपेंडेंट इवेंट रहते हैं, एक इवेंट के ऊपर और एक डिपेंड करेगा, उसी के ऊपर हम बेसिकली उसको लागू करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे। तो इतना तक बच्चों सबका क्लियर है? और अगर कहीं पे पूछा होगा ऐसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, तो पहले क्या निकालेंगे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे। सपोज पहला इवेंट एफ है, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का निकालेंगे व्हेन एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। एफ पहले से हो चुका होगा, फिर ई का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्या बच्चों ये क्लियर है सबका? ये डिपेंडेंट इवेंट होता क्या है एक्चुअली, अभी क्लियर है सबका कि एक इवेंट के ऊपर और एक इवेंट डिपेंड कर रहा होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब एक इवेंट के ऊपर और एक इवेंट डिपेंड नहीं कर रहा होगा, मतलब इन दोनों का कोई मतलब रिलेशन नहीं हुआ होगा। और डिपेंडेंट इवेंट में एक इवेंट का और एक इवेंट के साथ रिलेशन हुआ होगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझो आप लोग, पहले एग्जांपल के थ्रू समझो। अच्छा इतना तक सबका क्लियर है? लिकेश, प्रियांशु, अनुष्का, ऑल क्लियर बच्चों इतना तक? यस सर। तो अभी ध्यान से सुनो, ठीक है? अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं कि सपोज देयर विल बी 52 कार्ड्स। सपोज 52 कार्ड्स आर देयर। कितना कार्ड्स है? 52 कार्ड्स है, ठीक है? तो मैंने एक कार्ड को रेंडमली निकाला, मुझे 2 कार्ड निकालना है। तो पहले मैंने एक कार्ड को निकाला, 2 कार्ड मुझे निकालना था, तो पहले मैंने एक कार्ड को निकाला। तो एक कार्ड जब निकाला तो एक कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ? सपोज मैं एक स्पेड निकाल रहा हूं, स्पेड। तो हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर इन ए 52 कार्ड्स? 13 स्पेड्स आर देयर। तो एक कार्ड में 13 स्पेड्स आर देयर, यस और नो? स्पेड्स, हार्ट, डायमंड एंड क्लब्स, 13 13 13 13 टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो वहां से मैं सपोज एक 13 स्पेड्स से एक निकाल रहा हूं, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ? 13/52 हो जाएगा, यस और नो? तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 13/52। इतना तक क्लियर है? तो ये मेरा पहला इवेंट था जिसमें से कि मैंने एक क्या निकाल रहा था, मैं एक स्पेड को निकाला 52 कार्ड से। समझ में आ गया? तो उसका 2 अलग अलग टाइप का रहता है, एक रहता है वन आफ्टर अनदर, ठीक है? और एक रहता है एक साथ निकालना। तो मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, समझ जाओ फिर मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली उसको समझाने के लिए मैं मुझे समझाना पड़ेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से भी समझेंगे एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ, तभी जाके हम एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान से देखो, उसका 3 टाइप का केस होता है। 3 केसेस आर देयर। टोटल हाउ मेनी केसेस आर देयर? 3 केसेस आर देयर। क्या क्या केस होता है? यस हाँ बेटा। सर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो फिर सेम हो गया ना, मतलब एक इवेंट के बाद फिर दूसरा इवेंट हो रहा है। नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम एक इवेंट का ही निकाल रहे थे और वो इवेंट पहले से दिया रहता था। कंडीशनल में क्या होता था ना, E/F जब हम निकालते थे तो E का एक्चुअली हम निकालते थे, F ऑलरेडी हमको दिया रहता था। बट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमको 2 इवेंट का साइमल्टेनियसली निकालना पड़ेगा, मतलब 2 इवेंट का साइमल्टेनियसली निकालना पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, दोनों अलग अलग हो जाएगा फिर, इसलिए पहले आपको एक इवेंट का निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा इवेंट का निकालना पड़ेगा जब पहला इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। बट कंडीशनल में क्या होता था, डायरेक्टली 2 इवेंट गिवन रहता था, हमको बस E का निकालना होता था, F का ऑलरेडी गिवन होता था। तो ये दोनों अलग अलग टाइप का हो जा रहा है। तो क्वेश्चंस को देख के कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कंडीशनल यूज करेंगे या फिर कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे। पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है ये सब क्वेश्चन, फिर हम इजिली उसको डिटरमाइन कर पाएंगे कि वेदर वी आर यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और वेदर वी आर यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है?
तो उसका तीन टाइप का केसेस रहता है। एक होता है रुको, उसका लिखा है क्वेश्चन, कहां गया, सक्सेसिवली। हाँ, एक होता है सक्सेसिवली, एक होता है साइमल्टेनियसली। एक होता है सक्सेसिवली, एक होता है साइमल्टेनियसली। तो दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? सक्सेसिवली में भी एक होता है विथ रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं बता रहा हूं क्या है कॉन्सेप्ट, एक बार ये समझ जाएंगे तो और इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअली में क्या हो रहा है। और साइमल्टेनियसली का मतलब है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां पे और हम रिप्लेस नहीं कर रहे, इसमें हम मतलब निकाल के बस रख दिए और हम रिप्लेस नहीं कर रहे। तो अभी वन बाय वन समझते हैं कि विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट होता क्या है। अच्छा, सक्सेसिवली का मतलब ये समझ लेना कि एक वन आफ्टर अनदर। सक्सेसिवली का मतलब क्या बच्चों? वन आफ्टर अनदर। एंड साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ दोनों को एक साथ हम निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? इज इट विजिबल क्लियरली? तो सक्सेसिवली का मतलब वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक निकाल रहे हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या? कि दोनों को एक साथ हम निकाल रहे हैं। इतना तक क्लियर है? और सक्सेसिवली में दो बार होता है, एक होता है विथ रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। और साइमल्टेनियसली का विदाउट रिप्लेसमेंट ही बेसिकली देता है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन में अभी ध्यान से समझो, इतना तक लिखना हो गया सबका? अभी ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। ध्यान से समझेंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है? तो अगर मुझे 52 कार्ड टोटल है और उधर से मुझे 13 स्पेड को चूज करना है, 13 स्पेड से मेरा काम है। ठीक है? 13 स्पेड से मेरा काम है, तो मुझे एनी 2 कार्ड चूज करना है जो कि स्पेड होना चाहिए। एनी 2 कार्ड चूज करना है, एक साथ दोनों कार्ड चूज करना है। दोनों ही कार्ड, फर्स्ट कार्ड भी स्पेड होना चाहिए, सेकंड कार्ड भी स्पेड होना चाहिए। गेटिंग क्लियर? मुझे 52 पहला वाला केस में बता रहा हूं, मुझे सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट मुझे 2 कार्ड चाहिए और दोनों ही कार्ड क्या होने चाहिए? स्पेड होने चाहिए। 2 कार्ड्स मुझे चूज करना है और दोनों ही कार्ड क्या होना चाहिए? स्पेड होना चाहिए। समझ में आया? अभी देखो, ये दोनों इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? देखो, मैं बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। अभी डिफरेंशिएट करो कि विथ रिप्लेसमेंट क्या है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। ध्यान से समझो। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब 52 कार्ड्स था यहां पे, मैंने एक कार्ड निकाला। सक्सेसिवली का क्या है? वन आफ्टर अनदर। तो मैंने एक कार्ड निकाला, देखा कि ये स्पेड है और मैंने रख दिया। विथ रिप्लेसमेंट मैंने रिप्लेस कर दिया, फिर से सफल किया, फिर से सेकंड कार्ड निकाला, देखा और रख दिया। उसका मतलब है विथ रिप्लेसमेंट। गेटिंग क्लियर? विथ रिप्लेसमेंट मतलब मैं जो भी कार्ड निकाला, देखा और रिप्लेस कर दिया, मतलब रख दिया। डन। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? ये सेकंड वाला जो पार्ट है, उसका मतलब है 52 कार्ड्स था, मैंने एक कार्ड निकाला, देखा और उसको साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी यहां पे जितना कार्ड बचे, फिर से वहां से और एक कार्ड निकाला, देखा और रखा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन आपका विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट आप देखोगे, रख दोगे, और एक बार देखोगे, रख दोगे। बट विदाउट रिप्लेसमेंट में एक बार देखे, उसको साइड में रख दिया, मतलब उसको और यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना है, फिर जितना बचा वहां से फिर से देखना है और रखना है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली। एंड साइमल्टेनियसली जो है, दैट मीन्स दैट टोटल 52 कार्ड्स है, मुझे वहां से डायरेक्टली रैंडमली एनी 2 कार्ड्स को निकालना है, दो को एक साथ निकालना है, साइमल्टेनियसली निकाला और उसका चेक करना है कि उसमें क्या हो रहा है।
तो बेसिकली हमारा जो डिपेंडेंट इवेंट है उसमें हम जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं हम यहां पे यूज करते हैं, कहां पे, विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। कैसे यूज कर रहे हैं ध्यान से देखो, मुझे अभी आप लोग बताओ कि मुझे 52 कार्ड से 2 ठो स्पेड चूज करना था। पहला भी स्पेड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ऑल्सो स्पेड। तो फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ तो, विथ रिप्लेसमेंट का मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, तो टोटल 52 कार्ड से मैंने एक कार्ड को चूज किया और उसका स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ तो, 13/52। क्या ये क्लियर है? पहला स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चों, 13/52। क्या ये क्लियर है? टोटल 52 कार्ड्स था और मुझे एक स्पेड चूज करना था और टोटल 52 से एक स्पेड चूज करने का प्रोबेबिलिटी हो गया 13/52। फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 13/52। ये सबका क्लियर है बताओ? फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 13/52। इतना तक क्लियर बच्चों सबका? यस सर। ओके, अभी विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट मैंने देखा स्पेड है और मैंने रख दिया, फिर से सफल कर दिया। अभी यहां पे फिर से कितने कार्ड हो गए, 52 थे, वही 52 ही रह गए। सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, फिर से मैंने 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला और चेक किया कि वो स्पेड होगा या नहीं। तो फिर से 52 कार्ड से स्पेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चों, वही 13/52। यस और नो? वही 52 कार्ड से स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13/52। क्या ये क्लियर है सबका? इज दैट वेरी मच क्लियर बच्चों? ये था हमारा विथ रिप्लेसमेंट वाला। हमने रिप्लेस जब किया तो ये निकल गया 13/52 इंटू 13/52, ठीक है। बट जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जहां पे बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, पहले कार्ड था कितना, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, 52 कार्ड्स आर देयर। पहला कार्ड स्पेड होना चाहिए, कितना प्रोबेबिलिटी होगा, कितना प्रोबेबिलिटी होगा, 13/52, ठीक है। पहला कार्ड स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 13/52। मैंने एक कार्ड देखा स्पेड है और उसको रख दिया साइड में, उसको मैंने रख दिया। अभी मुझे बताओ यहां पे कितना कार्ड बचे, और 52 थे, मैंने एक कार्ड देखा और रख दिया, तो अभी यहां पे बचे कितने, 51। स्पेड हमने एक रख दिया तो 13 से एक स्पेड चला गया तो बचा कितना, 12 स्पेड। तो वहां पे 12 स्पेड से 51 कार्ड से एक स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 12/52। उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 12/52। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने विथ रिप्लेसमेंट किया था, विदाउट रिप्लेसमेंट किया था। मैंने 52 से एक कार्ड निकाला, उसको रिप्लेस नहीं किया था, यहाँ पे रख दिया था। तो यहाँ पे और बचा 51 और एक स्पेड चला गया, तो 13 से एक चला गया तो 12, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 12/51। तो इन दिस वे यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर रहे हैं। मतलब पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला, फिर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया फिर हमने एफ का निकाला व्हेन ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन, वेयर वी आर यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जहां पे कि वो डिपेंडेंट इवेंट में एक इवेंट के ऊपर, एक पहला स्पेड के ऊपर सेकेंड स्पेड डिपेंड किया कि पहला स्पेड जब चला गया तो टोटल 52 से 51 हो गए और 13 स्पेड से 12 हो गए। सो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी विल बिकम 12/51। तो ऐसे अगर चलता रहेगा, अगर थर्ड कार्ड आना चाहिए उसका स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2 कार्ड हमने ऑलरेडी निकाल दिया तो टोटल कार्ड बचा है 50 और स्पेड बचा है 11। तो थर्ड कार्ड अगर होता पूछता क्वेश्चन में तो दैट विल बिकम 11/50, तो ऐसे 10/49 ऐसे करके चलता रहता है। So that is called multiplication theorem on probability, जो इवेंट में साइमल्टेनियसली अकरेंस में हमको क्या यूज करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, जो कि क्या स्टेट करता है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पहले आपको ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है। जब ई हो गया
जब E हो गया फिर हमको F का निकालना है when E has already been occurred. So that is basically the multiplication theorem on probability. अच्छा ये भी याद रखेंगे कॉम्बिनेशन के केस में हम बेसिकली इसको ऐसे कर रहे हैं 13C1 52C1, ठीक है। इसका मतलब क्या बच्चों, 13 कार्ड से मुझे एक कार्ड चूज करना है स्पेड में फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स में 52 कार्ड से मुझे एक कार्ड चूज करना है 52C1, और इधर में वैसे 13 कार्ड से मुझे एक कार्ड चूज करना था, 52 कार्ड से मुझे एक कार्ड चूज करना था। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं और हमको पता है कि NC1 जो होता है वो N के साथ इक्वल होता है, इसलिए 13C1 will be 13, 52C1 will be 15, 52, 13C1 will be 13 and 52C1 will be 52। इसलिए बेसिकली ये लिखना चाहिए बट डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन NC1 जो होता है वो हमेशा N के साथ ही इक्वल होता है। तो क्या ये क्लियर है बच्चों? सेकंड वाला कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकते हैं हम, 13 कार्ड से मुझे एक स्पेड चूज करना था, 52 कार्ड से टोटल कार्ड से मुझे एक कार्ड चूज करना था। जब ये हो गया अभी स्पेड कितना बचा 12, तो हो जाएगा 12C1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 51C1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और अगर हम साइमल्टेनियसली निकाल रहे हैं मतलब 52 कार्ड था और मैं एक साथ वहां से 2 रैंडम कार्ड निकाल रहा हूं जो कि स्पेड होना चाहिए, तो बेसिकली हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे कि 13 कार्ड से मुझे 2 स्पेड निकालना है और 52 कार्ड से मुझे 2 कार्ड निकालना है। तो साइमल्टेनियसली में डायरेक्टली आपको ऐसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। तो मैंने 3 अलग अलग पार्ट करके समझाया क्योंकि पहले समझना पड़ेगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट में ही आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी 2 इवेंट निकलेगा वो डिपेंडेंट इवेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम नॉर्मल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 13/52 13/52 ही हो जाए क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब हम रिप्लेस कर दिए तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, बट यहाँ पे फर्क पड़ा क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब एक को जब देखे उसको रख दिए और उसको हम बैग में या फिर कार्ड में नहीं डाले थे। सेम कॉन्सेप्ट हम बॉल का भी लगा सकते हैं कि एक बॉल में सपोज इतने बॉल हैं, 13 बॉल्स आर देयर, तो ब्लैक बॉल का पॉसिबिलिटीज कितना होगा फर्स्ट ड्रॉ में, सेकंड ड्रॉ में ब्लैक का पॉसिबिलिटी। तो एक बार जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिए तो मैंने पहले ब्लैक को चेक किया और रख दिया साइड में, तो ऑब्वियसली इसमें इफेक्ट गिराया। तो एक इवेंट अगर और एक इवेंट में इफेक्ट गिरा रहा है तो ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट इवेंट बेसिकली, और वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं। और अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जरूरत नहीं है, वहां पे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा अभी तक कि कहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अभी एग्जांपल के थ्रू जाएंगे तो और डिटेल में हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता क्या है। तो आई होप ये जो बेसिक थिंग्स मैंने अभी बोला ये दोनों का क्लियर है सबका? सर इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ बेटा बोलो। सर कॉम्बिनेशन कहाँ पर यूज करना है उसका कॉन्सेप्ट? जब कॉम्बिनेशन तो choosing नॉर्मली क्या- हम सब जगह में यूज करें, चूजिंग वाला क्वेश्चन में बॉल को चूज करना है, कार्ड को चूज करना है, तो बेसिकली हम कॉम्बिनेशन की ही यूज कर रहे हैं। बट क्योंकि NC1 हमारा N के साथ इक्वल होता है तो 13C1 में डायरेक्टली यू कैन राइट 13, 52C1 में डायरेक्टली यू कैन राइट 52, तो डायरेक्टली हम यूज कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे ना, you have to find out what is the formula of NCR। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको एक साथ कितना तो बॉल चूज करना था, मतलब कार्ड चूज करना था। फेवरेबल आउटकम्स में 2 ठो स्पेड चूज करना था और टोटल आउटकम्स कितना था 52 से आपको 2 ठो टोटल कार्ड चूज करना था। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 13C2 क्योंकि 13 कार्ड से मुझे 2 ठो स्पेड चूज करना था और टोटल आउटकम्स विल बी 52 से मुझे 2 ठो कार्ड चूज करना था। तो 13C2 डिवाइडेड बाय 52C2, तो वहां पे भी कॉम्बिनेशन, तो सारे जगह में कॉम्बिनेशन ही यूज करें बेसिकली, बट उसको हम प्रोबेबिलिटी के वे में लिख रहे हैं। तो आई होप इट इज नाउ क्लियर, ठीक है। तो वो साइमल्टेनियसली वाला में एक्चुअली कॉम्बिनेशन का जरूरत हो रहा है, इसमें तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप कॉम्बिनेशन यूज करो या ना करो उसका रिजल्ट तो वही सेम ही आ जाएगा ना। 13C1 का 13, 52C1 का 52, तो आप डायरेक्टली 13/52 भी लिख सकते हैं। बट जब साइमल्टेनियसली वो वाला इवेंट आ जाएगा ऐसा वाला जहां पे ये 2 एक साथ निकालना पड़ेगा, तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशन का डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, वहां पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
सर मतलब साइमल्टेनियसली जहाँ रहेगा वहाँ यूज करना है कॉम्बिनेशन का। हाँ, जहाँ पे साइमल्टेनियसली मतलब बोला होगा सपोज 52 कार्ड्स आर देयर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग साइमल्टेनियसली 2 कार्ड्स 2 स्पेड्स फ्रॉम द 52, तो डायरेक्टली वहां पे आप वहां पे यूज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में अगर लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसिवली 2 कार्ड्स वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वहां पे आपको ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो साइमल्टेनियसली जहां पे लिखा रहेगा तो बेसिकली वहां पे आपको वो कॉम्बिनेशन वाला वे और प्रोसेस को यूज करना है। तो एग्जांपल करेंगे, वहां पे पता चल जाएगा कि कहां पे साइमल्टेनियसली यूज करें, कहां पे हम सक्सेसिवली का यूज करें। वो पूरा मेंशन कर देता है वहां पे क्वेश्चन में कि सक्सेसिवली है या फिर साइमल्टेनियसली है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा एग्जाम्पल करने से आप आई होप क्लियर हो जाएगा वो। तो इतना तक बच्चों क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? कैन आई इरेज दिस कॉन्सेप्ट? मैं इरेज कर दूं इसको? इतना तक क्लियर है सबका? अनुष्का क्लियर? प्रियांशु ऑल क्लियर बच्चों? अभी थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि कहां पे हम विदाउट रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, कहां पे हम विथ रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं और कहां पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वगैरह यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर एनसीईआरटी है आप लोगों के पास तो थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर निकालेंगे 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर निकालेंगे 8। वो बोला है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है ना। ये हो गया आपका पेज नंबर 541। 541 पेज में एग्जाम्पल नंबर 8 का थोड़ा देखेंगे बच्चों। वो बोला है कि एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल। एक बैग में कितने व्हाइट बॉल है? 10 तो ब्लैक बॉल है और 5 तो व्हाइट बॉल है। गेटिंग क्लियर? 10 black balls are there and 5 white balls are there. इतना तक क्लियर? 2 balls are drawn from the urn one after another. पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट? वो पहले ही मेंशन कर दिया कि 2 बॉल आपको निकालना है वन आफ्टर अनदर, मतलब सक्सेसिवली, एक के बाद एक, with replacement or without replacement, that is also mentioned without replacement. Getting clear? So which concept? Basically second one, without replacement and one after another, मतलब successively भी निकालना है और without मतलब replace भी नहीं करना है। क्लियर है? What is the probability that both balls are black? तो E इवेंट और F इवेंट हम ले रहे हैं, तो यहां पे बेसिकली आपको क्या निकालना है? E इंटरसेक्शन F निकालना है। दोनों बॉल का प्रोबेबिलिटी, E का ब्लैक होना चाहिए, F का भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है ना। E इवेंट जो है गेटिंग ए ब्लैक बॉल ऑन द फर्स्ट रो, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि इवेंट E जो है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ठीक है, एंड F जो इवेंट है सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। आप लोग मुझे बताओ, जब हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो पहले बच्चों में फर्स्ट बॉल निकालूंगा या सेकंड बॉल निकालूंगा? ऑब्वियसली फर्स्ट ड्रॉ में एक ब्लैक बॉल निकालूंगा। जब ब्लैक बॉल निकाल दिया फिर हम सेकंड बॉल भी ब्लैक होगा, जबकि दैट इज गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज आल्सो ब्लैक, दैट मींस दे आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। पहला बॉल ब्लैक होना चाहिए, पहला बॉल ब्लैक होने के बाद विदाउट रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, मतलब हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बैग में। तो टोटल हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? टोटल हाउ मेनी बॉल्स आर देयर बच्चों? 10 प्लस 5, टोटल 15 नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर। ध्यान से देखो, तो मुझे आप लोग खुद बताओ कि 15 बॉल से ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? ब्लैक बॉल था आपका 10, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10/15। कितना हो जाएगा? 10/15। ब्लैक बॉल फ्रॉम 15 बॉल। अगर कॉम्बिनेशन भी यूज किए तो 10C1/15C1। नहीं करने से भी चलेगा, मैं बोल दे रहा हूं, बस करने से भी होगा, नहीं करने से भी चलेगा, बट साइमल्टेनियसली भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बस दिखा दे रहा हूँ कि 10 बॉल से आपको एक बॉल चूज करना था ब्लैक बॉल, टोटल आउटकम्स विल बी 15C1। तो 10 बॉल चूज कर लिया मैंने 15 बॉल से ब्लैक,
विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने ब्लैक बॉल देखा, वो ये ब्लैक था, मैंने उसको रख दिया विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब मुझे बताओ अभी बैग में टोटल बॉल कितने बचे, क्योंकि एक बॉल मैंने निकाला और रख दिया, मतलब यहाँ पे हाउ मेनी बॉल्स लेफ्ट, कितना, कितने बॉल और बचे हैं बैग में, 14, 15 थे, एक बॉल हमने देख के रख दिया, मतलब टोटल और कितने बचे 14, और ब्लैक बॉल टोटल 10 थे, 10 से एक बॉल हमने रख दिया था, ये वाला जो बॉल, तो टोटल ब्लैक बॉल लेफ्ट हाउ मच, 9। सो सेकेंड ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 9/14। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज किए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज किए कि पहला बॉल ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी 10/15, देन सेकेंड बॉल ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी कितना, 9/14। व्हाई, बिकॉज हियर ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो अगर ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड मतलब एक जो विदाउट रिप्लेसमेंट था, मतलब एक बॉल को हमने रिप्लेस नहीं किया, मतलब उसको साइड में रख दिया, तो टोटल 15 थे, एक कम गया तो 14, ब्लैक थे 10, एक कम गया तो 9, तो दैट विल बिकम 9/14। So after cross multiplying we'll get the answer. So this is basically how the multiplication theorems work. So I hope ये वाला छोटा सा एग्जांपल अभी क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट। ये वाला बच्चों क्लियर है सबका, बताओ एक बार। So they are depending upon each other. ठीक है, सना क्लियर, प्रियांशु ऑल क्लियर बच्चों? यस सर। दिकेश, हाँ। तो अभी और एक एग्जांपल 9 नंबर एग्जांपल में देखते हैं, उसमें क्या एग्जांपल है। एग्जांपल करेंगे तो बार बार वो हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जांपल सबको करना पड़ेगा, उसके साथ एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। एग्जांपल नंबर 9 पढ़ेंगे, 542 पेज में, 41 पेज में। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ो। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब 3 कार्ड को, यहाँ पे 2 कार्ड था, यहाँ पे 3 कार्ड दे दिया कि 3 कार्ड को हम रैंडमली निकाल रहे हैं, तो वो साइमल्टेनियसली है या वन आफ्टर अनदर है, वो लिखा रहेगा, सेंटेंस में लिखा रहेगा। देखो वो बोला है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, three cards are drawn at random successively, already it is mentioned कि 3 कार्ड जो है वो सक्सेसिवली हम निकाल रहे हैं। सक्सेसिवली का मतलब क्या बच्चों, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैंने बोला था ना, वो डायरेक्टली मेंशन कर दिया, वो उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, वो बोल दिया कि सक्सेसिवली भी निकालना है, दैट मीन्स वन आफ्टर अनदर भी निकालना है, और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस भी नहीं करना है, मतलब एक कार्ड देखे रखे, फिर से एक कार्ड देखे रखे, फिर से थर्ड कार्ड को भी देखे रखे, ठीक है। तो 3 इवेंट वो दे दिया होगा, और फ्रॉम ए 52 shuffled card, what is the probability that first 2 cards are king and the third card is an ace, ठीक है। अच्छा, तो 3 इवेंट में ले रहा हूं, E, F एंड G। तो वो बोला फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, मतलब फर्स्ट कार्ड भी किंग, सेकेंड कार्ड भी क्या बच्चों, किंग, और थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए, एक एस होना चाहिए। तो फर्स्ट कार्ड इज किंग, सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो किंग, थर्ड कार्ड मस्ट बी एस। पहला मैंने देखा किंग का, रख दिया, सेकेंड मैंने देखा किंग का, रख दिया, थर्ड मैंने देखा किंग का नहीं, एस का, और मैंने रख दिया। तो क्या बोल रहा है कि क्या है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट जब निकाला, जब मैं सेकंड निकालूंगा वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड है, जब मैं थर्ड निकालूंगा वो पहला 2 के ऊपर डिपेंड है। तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं था, उसका फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ कि अगर 3 इवेंट है और E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि पहले हम E का निकालेंगे, पहले हम E का निकालेंगे, फिर हम F का निकालेंगे, जबकि E ऑलरेडी अकर हो गया होगा। हम F का निकाले व्हेन E हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। फिर थर्ड में हम किसका निकालेंगे, G का निकालेंगे, व्हेन E एंड F बोथ हैज बीन अकर्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये भी मैंने बोला ना, जितना होगा वो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली,
फिर और एक इवेंट अगर हुआ उसका निकालेंगे जब तीनों इवेंट हो चुका होगा, तो तीनों इवेंट एक साथ हो चुका होगा मतलब उनका इंटरसेक्शन हो चुका होगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू रिमेंबर अबाउट 3 इवेंट्स। ठीक है, अभी तक मैंने 2 इवेंट्स का बताया था, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 इवेंट्स जो कि हम अभी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फिर तीनों का जब साइमल्टेनियसली हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो पहले हम किंग का निकालेंगे, फिर हम सेकंड किंग का निकालेंगे जबकि फर्स्ट किंग हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, फिर हम थर्ड किसका निकालेंगे, एफ का निकालेंगे जब ई एंड एफ मतलब दोनों किंग हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। क्या ये क्लियर है सबका? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों इतना तक? अभी हम निकालते हैं कि पहला किंग होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। बताओ तो बेटा क्या होगा अनुष्का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग इन द फर्स्ट ड्रॉ out of 52 cards? What will be the possibility? Sir, 4/52. 4/52, very nice. 4C1 by 52C1 मैं और कॉम्बिनेशन के थ्रू नहीं लिख रहा, मैं उसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू में लिख रहा हूँ कि 4/52, 4 ठो फेवरेबल आउटकम्स, 4 ठो किंग रहते हैं, टोटल कार्ड है 52, दैट विल बिकम 4/52। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने एक किंग देखा उसको रख दिया और रिप्लेस नहीं किया, तो मुझे भी बताओ ये 52 से और कितने कार्ड बचे, हाउ मेनी कार्ड्स लेफ्ट बच्चों, 51। 51 नहीं, मैंने 4 किंग थोड़ी निकाला है, मैंने तो एक कार्ड निकाला है, कार्ड का पॉसिबिलिटीज था 4/52, बट थोड़ी मैंने 4 कार्ड निकाला है, कार्ड तो मैंने एक ही निकाला है ना, तो एक कार्ड को मैंने जब रख दिया और कार्ड कितने बचे, 51 कार्ड बचे ना, 52 से एक गया तो 51, किंग 4 थे, 4 से मैंने एक किंग रख दिया था, तो और कितने किंग बचे, 3/51। सना इज दैट क्लियर टू यू? 4 किंग हमने नहीं निकाला था, हमने एक, हाँ मतलब हमने एक कार्ड निकाला था, बट वो कार्ड का पॉसिबिलिटीज था 4/52, तो बट दैट डजंट मीन कि हम 4 कार्ड को निकाल देते, वो कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, तो एक कार्ड चला गया तो 51, एक किंग चला गया तो 3। ठीक है, तो थर्ड वन, पहला कार्ड हमने देखा किंग रख दिया, सेकंड कार्ड हमने देखा किंग रख दिया, तो और बचा कितना कार्ड, 51 चला गया, 52 चला गया, 51 चला गया, 2 कार्ड हमने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, और कितने कार्ड बचे हैं, 50 कार्ड बचे हैं, और कितने कार्ड बचे हैं, 52 कार्ड, बट थर्ड कार्ड किंग नहीं होना चाहिए, अगर वो पूछता थर्ड कार्ड भी किंग होना चाहिए तो हो जाता 2/50, बट वो किंग नहीं पूछा है, वो पूछा है एस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो एस कितने ठो रहते हैं एक 52 कार्ड्स में, 4 ठो रहते हैं, एस मतलब 1 नंबर कार्ड जो होता है, स्पेड का 1, क्लब का 1, हार्ट का 1 एंड डायमंड का 1, तो 4 एस रहते हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 4, और कार्ड बचे हैं मेरा 2 कार्ड निकालने के बाद 52 से 51 हुआ, 51 से 50, तो कार्ड बचा 50 बट एस बचा 4, तो थर्ड इवेंट विल बी 4/50, तो ये इवेंट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इवेंट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, that means they are dependent to each other, and here also we are using the concept of multiplication theorem. So I hope it is also very much clear now to everyone. So multiply it, we will get the answer. Clear है बच्चों सबका ये वाला भी? Is that clear to everyone बच्चों? ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि डिपेंडेंट इवेंट जब होता है सक्सेसिवली वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट में, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे साइमल्टेनियसली बोला होगा वहां पे आप कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, और अगर विथ रिप्लेसमेंट बोला होगा तो दोनों का इवेंट्स का सेम ही रह जाएगा, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट मतलब हम रख दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का सेम हो जाएगा, 13/52 मल्टीप्लाइड बाय 13/52। तो ऐसे क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा, बट मेन जो हमारा फोकस है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, वहां पे सक्सेसिवली दिया रहेगा और विदाउट रिप्लेसमेंट दिया रहेगा, ताकि एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर क्या करेगा, फुल्ली डिपेंडेंट रहेगा। आ गया बच्चों समझ में? तो डिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है अभी सबका, बस थोड़ा बहुत एग्जांपल्स और थोड़ा खुद से करेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर सबका, डिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी? Yes, sir. ऑल क्लियर? सो कैन आई इरेज दिस? इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना जितना भी होगा।
अभी देखो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी रहा जो कि होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं बस इंडिपेंडेंट इवेंट का बात करवा दे रहा हूँ और उसका प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या रहेगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट पार्ट इतना ही है, बस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा हेडिंग दे दो, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये क्या मल्टीप्लिकेशन इवेंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अभी एक आ जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या है तो थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, when two events are independent, when two events are independent, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोलता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था जो हमने पढ़ा था अभी। ये हमारा बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था जो हमने अभी पढ़ा था, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई into probability of f when e has already been occurred, ठीक है। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बट व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है बताओ तो, एक इवेंट और एक इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये इवेंट का अलग है, ये इवेंट का अलग है, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने बोला कि फर्स्ट थ्रो में इवन नंबर आना चाहिए, सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आना चाहिए। तो द इवेंट्स आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, the events are not depending upon each other, तो those type of events are said to be independent event। जैसे कार्ड में हमने किया कि पहले किंग होना चाहिए सेकंड भी किंग होना चाहिए, तो पहले इवेंट के ऊपर सेकंड इवेंट डिपेंड किया, बट एक इवन आएगा एक ऑड आएगा तो कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दोज आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो हम करते थे एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो इधर में ई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग द independent event concept, so the formula will be like probability of E multiplied by probability of F। उसका E के साथ कोई रिश्ता नहीं है, E का F के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो ये याद रखेंगे, when two independent events are there, then the probability of their intersection will be probability of E individual multiplied by probability of F individual। ना E F के ऊपर डिपेंड करेगा, ना F E के ऊपर डिपेंड करेगा, बस दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट में एक के ऊपर एक डिपेंड कर रहा था, वहां पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी यूज कर रहे थे, एक होगा व्हेन दूसरा हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, बट इंडिपेंडेंट में ना ई एफ के ऊपर डिपेंड करेगा ना एफ ई के ऊपर डिपेंड करेगा, बोथ आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, सो दैट्स व्हाई दोज इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। एंड एट दैट टाइम दो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हमने किया था दैट विल बी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पे हम जब हम डिपेंडेंट का कर रहे थे तब हमारा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, बट व्हेन वी आर यूजिंग द इंडिपेंडेंट इवेंट सो द कांसेप्ट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज द कांसेप्ट। तो जो जितना भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सारे में हम ये वाला कांसेप्ट को यूज करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट then their probability of their intersection will be probability of first event multiplied by probability of second event. Second event is not depending on first one and first event is not depending on second one. So that is the basic concept related to independent events। क्या ये क्लियर है? एग्जाम्पल में दो तीन करवा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो इतना तक बच्चों क्लियर? ऑल क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, और एक छोटा सा बच गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो व्हाट इज दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? इसको याद है सना? कैन यू रिमेम्बर?
व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? व्हेन टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बहुत ही सिंपल था, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। यस सर। सर बताओ। दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब दैट मीन्स दे आर वो। इंडिपेंडेंट। यस सर। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या था उसका? ये तो तुम बस थियोरेटिकल मतलब रिप्रेजेंट किए, थियोरेटिकली हम उसको कैसे जज करेंगे? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज ए इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैसा तो नहीं था अनुष्का। ठीक जा रहे हो, और थोड़ा सा। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या कॉन्सेप्ट था? व्हेन टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एनी आइडिया? एनीवन? अनुष्का? Anushka, can you hear me? Yes, sir. Remember? याद है? When two events are said to be mutually exclusive event? याद है या नहीं है बताओ? No, sir. सना, और थोड़ा याद करना चाहते हो? पास हो सर तुम? इवेंट बोलो। इवेंट 1 और इवेंट 2 का इंटरसेक्शन 5 होता है। Yes, that is the main concept. कि when two events having no common elements और no common elements in both the sets, events में अगर कोई भी common elements नहीं रहेगा तो उस टाइप का events को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तुम जो पहले बताया कि दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी अलग रहेगा, तो वो अलग रहने से कहीं से कॉमन एलिमेंट आ सकता है, उसका कोई मतलब डायरेक्ट ऑप्शन नहीं, गारंटी नहीं ले सकते आप। But the concept is when two events having no common element, that means their intersection must be phi, then those type of events are said to be mutually exclusive events. Done? Is that clear? ये समझना जरूरी है। A and B are said to be mutually exclusive event, MEE मैंने लिख दिया, mutually exclusive event, when intersection of A, B will be phi. जब दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए बच्चों? फाई होना चाहिए। तो अगर दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी कितना? 0। डन? अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई है तो उनका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0 बाई समथिंग, एंड 0 बाई समथिंग विल बी हाउ मच? 0। तो समझ में आया क्या? इतना तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? अनुष्का, is that clear beta? When they are mutually exclusive and when they are independent, and what is the probability? I hope it is very much clear. Priyanshu, Likesh, all clear beta? Yes, sir. Sana, clear? तो हमने ये सीखा कि when independent events are there, then probability of A intersection B will be कितना? Probability of A multiplied by probability of B. When mutually exclusive events are there, then probability of A intersection B will be कितना? 0, 0। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि when they are independent event, तो अगर 3 इवेंट का दे दिया इंटरसेक्शन तो वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। इसको भी थोड़ा याद रखना। When 3 events are there and 3 events are independent events, अगर वो independent events है तो उनका प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट है। और अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाय A इंटरसेक्शन B, मतलब A का प्रोबेबिलिटी, फिर B का निकालेंगे जब A हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, फिर C का निकालेंगे व्हेन A एंड B बोथ हैज बीन अकर्ड। ठीक है? So this is the basic concept you need to know before going to the concept part.
तो आई होप बच्चों ये भी क्लियर है अभी सबका। क्लियर है ना? यस सर। और थोड़ा सा फिर एंड कर देंगे हम क्लास को। कॉन्सेप्ट पार्ट इतना ही है, एक्सरसाइज कल करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये थोड़ा सा याद रखेंगे बच्चों आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कभी कभी और देता है, मैं पूरा सेंटेंस के साथ लिख रहा हूं, ए और बी। कहीं कहीं पे देता है ए एंड बी, कहीं कहीं पे देता है नॉट ए, कहीं कहीं पे देता है नॉट ए और नॉट बी, कहीं कहीं पे देता है नॉट ए एंड नॉट बी। याद है कुछ? ए और बी क्या लिखते हैं, इसको क्या डिनोट करते हैं, और में क्या लिखते हैं? यूनियन। और में यूनियन, एंड में इंटरसेक्शन। नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए मतलब बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी जब लिखेंगे ए यूनियन बी लिखेगा, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, मैंने बताया था कल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दैट विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है? और जब ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ बेटा, सर जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो वो इंडिपेंडेंट वाला मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, तो एक भी कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो इंडिपेंडेंट वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, ए कॉम्प्लीमेंट बेटा क्या होता था? टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नॉट ए नॉट बी कौन होगा बताओ? नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता था बताओ? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ याद है तो? और इसका क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली थोड़ा सा याद रखेंगे। और एक एक में देता है नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब भी है नॉट ए एंड नॉट बी, इसको याद रखेंगे। नाइदर ए नॉर बी मतलब ना ही ए से होगा ना ही बी से होगा, मतलब नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब यह क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट एंड मतलब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस टाइप का इवेंट को थोड़ा सा, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत जगह में इतना सारा कुछ पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो आई होप ये वाला भी क्लियर है बच्चों अभी सबका। क्लियर है ना? यस सर। बस 2 एग्जाम्पल करवा दे रहा हूं, फिर कहानी खत्म, आप लोग ट्राई करना, बाकी कहानी हम कल लिखेंगे। ठीक है? बाकी पढ़ाई चल रहा है तो सबका, बाकी पढ़ाई चल रहा है बच्चों? यस सर। चलाओ चलाओ, बट बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा। इधर हो गया है सब कुछ या फिर और कुछ काम कर रहे होंगे। 10 नंबर एग्जांपल देखते हैं। 544, ठीक है? ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया। इफ ई इज द इवेंट ऑफ नंबर अपेयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, ई एक इवेंट है जो कि 3 का मल्टीपल दिखाएगा, मतलब कौन कौन आएगा बताओ? 3 और 6। एफ एक इवेंट है जो कि इवन नंबर दिखाएगा, मतलब कौन होगा बच्चों? 2, 4, 6। सैंपल स्पेस कितना होगा बताओ? एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? 6 आएगा ना। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है? ई हो गया ये, एफ हो गया ये। ठीक है? तो और ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताओ?
इनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो वो बोला है फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या बताता है, इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके साथ इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के साथ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ, ठीक है। तो मैं चेक वेदर बोला है, मतलब चेक करना है। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालूंगा, कितना निकला बच्चों 2/6 दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालूंगा, कितना निकला 3/6 दैट इज 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा, कितना निकला 1/6। क्या ये क्लियर है। तो देयरफॉर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ई कितना था 1/3, एफ कितना था 1/2, निकला कितना 1/6। वो किसके साथ इक्वल है, ई इंटरसेक्शन एफ के साथ। तो देयरफॉर वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा कितना निकला ई इंटरसेक्शन एफ निकला। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आपको शो करना था कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो मैंने शो करके दिखा दिया कि ई का प्रोबेबिलिटी 1/3 निकला, एफ का प्रोबेबिलिटी 1/2 निकला और ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी 1/6 निकला। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 1/3 into 1/2 वी आर गेटिंग 1/6 which is equal to probability of E intersection F। तो अगर probability of E into probability of F equal to probability of E intersection F, that means that E and F both are independent events। क्या ये क्लियर है बच्चों सबका। सर ऑल क्लियर ना। और बस एग्जाम्पल 11 करवा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग ट्राई करना सब कुछ, जो नहीं होगा कल 1 by 1 हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। इतना तो मैं शायद क्लास में भी नहीं पढ़ा था जितना अभी पढ़ा रहा हूं, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं। एंड अनबाइस्ड डाई आप लोग का अच्छा है कि आप लोग पूरा समझ जा रहे हो, ठीक है। एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक अनबाइस्ड डाई को ट्वाइस थ्रो किया गया। सैंपल स्पेस कितना बच्चों 36, 2 बार हो गया तो 6 का स्क्वायर 36। बोला है एक इवेंट लो ए, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ठीक है, ए हो गया ऑड और बी हो गया क्या इवन नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड इवन नंबर, ना 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 ना, बी में भी बोला है ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, ए में बोला है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, बी में बोला है एम आई ऑडिबल बच्चों। यस सर। हाँ हाँ सॉरी, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी में बोला है ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑड नंबर कितना हो गया 36 है, 18 में आएगा तो इट इज बिकम 1/2। ऑड नंबर सेकेंड थ्रो में भी कितना आएगा बच्चों, वही 18 ही आएगा, 18/36 दैट विल आल्सो बिकम 1/2। यस और नो। अभी मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बताओ तो। दोनों ही ऑड आना चाहिए, फर्स्ट में भी ऑड सेकंड में भी ऑड। कौन कौन आएगा बताओ तो। 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, 1 1 भी आएगा, दोनों ऑड आना चाहिए। 3 1 आएगा, 3 3 आएगा, 3 5 भी आ सकता है और 5 1 आएगा, 5 3 आएगा, 5 5 भी आएगा और कुछ नहीं आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, और नहीं आएगा कुछ। ऑड नंबर दोनों में इतना ही तो आएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विल बी कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 दैट इज 1/4। क्या ये क्लियर है। इधर में भी क्या बोला है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, चेक द इंडिपेंडेंट। तो मैं निकालूंगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए कितना निकला था 1/2, बी कितना निकला था 1/2, कितना हो गया 1/4, जो कि किसके साथ इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल है। तो मैं क्या दिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। मैं हमेशा ई बोल दे रहा हूँ, वो ए होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो गया ए एंड बी आर बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या ये भी क्लियर है बच्चों।
ऑल क्लियर? यस सर. यस सर. So finally we have discussed everything on multiplication, on theorem on probability. Bit by bit सारा concept मैंने बता दिया, examples भी समझा दिया, फिर independent events क्या है वो भी समझा दिया, mutually exclusive events क्या है वो भी समझा दिया, 2-3 examples उसका भी करवा दिया, और बाकी जितना examples और exercise है आप लोग एक दिन try करो पूरा अच्छे से, कर तो लिए होगे, फिर भी और एक बार try करो, जो भी नहीं होगा कल एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सरसाइज को जितना भी हो सके पूरा 1 by 1 डिस्कस करके कल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी भी हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम बायस थ्योरम पढ़ेंगे और एक दिन, और उसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और एक दिन, और 3 दिन में हम पूरा प्रोबेबिलिटी हमारा खत्म कर रहे होंगे। एंड आई होप कि ये क्लासेस करने के बाद आप लोगों का कहीं ना कहीं रिविजन का थोड़ा सा जो प्रोसेस चलना चाहिए था और थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है, मे बी नहीं हो भी सकता है बट होने का चांसेस ज्यादा है अगर आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ोगे। और जो बच्चे नहीं आ रहे वो शायद उनका हो चुका है इसलिए उनको फोर्स नहीं कर सकते, बट मैं ट्राई करूंगा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी हम ले रहे हैं क्लास का आप लोग थोड़ा सा अटेंड करो हर दिन का, और जो नेक्स्ट डे भी जितना भी क्लासेस बचा है ताकि आप लोग का जो एक रिविजन है वो इफेक्टिव वे में आप लोग कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो आई होप आज जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। यस सर. प्रियांशु, 3 ही बच्चे थे बट मैंने बोला हूं एक भी बच्चा आएगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो उसका मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं फील होगा, तो ट्राई करो आने के लिए और आके क्लास को अटेंड करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, धन्यवाद। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल।